हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। वो है G7 से रिलेटेड। तो अभी यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम इंडिया को भी इंक्लूड करना चाहते हैं G7 के अंदर। तो क्या इसके इम्प्लीकेशंस है, अभी हमारा क्या स्टेटस है G7 के अंदर, क्या क्या चेंजेस प्रपोज किए हैं, उन्हीं सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। एंड अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 24 महीने के लिए अगर आप प्लान लेते हैं तो आपको 75% डिस्काउंट मिल जाता है और आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है यूजिंग द कोड ANI7। तो आपका टोटल पेमेंट बनेगा 43,200 ओनली फॉर 24 मंथ्स। एंड इसके अंदर आपको घर बैठे बैठे सारी सुविधाएं, सारे लेक्चर जो हैं वो मिलते रहेंगे। इसके और क्या बेनिफिट्स हैं वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो टू गेट रेगुलर अपडेट्स एंड पीडीएफ्स। तो ये आपको टेलीग्राम के जो नाम है वो नीचे दिए गए हैं। सो अन अकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप है UNARTIC, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी टाइम YT एंड मेरा टेलीग्राम चैनल है अनिकेत सर। आ जाते हैं प्रपोज एक्सपेंशन ऑफ G7 पे, क्या मुद्दा है, क्या न्यूज़ है। यूएसए ने रिसेंटली कहा है कि हमें जो पोस्टपोन कर देनी चाहिए G7 की जो 46th मीटिंग होनी थी, सबमिट होनी थी उसको, क्योंकि वो जून में है और ऑफ कोर्स जून के अंदर अभी कोरोना वायरस का काफी ज्यादा कहर हमें देखने को मिल रहा है। ये कहाँ होने वाली थी? यूएसए में ही होने वाली थी, कैंप डेविड में। कैंप डेविड में ये मीटिंग होने वाली थी, सबमिट होने वाली थी, 46 सबमिट होने वाली थी। लेकिन इसको यूएसए ने कहा है कि हमें इसे पोस्टपोन कर देना चाहिए। तो 99% चांसेस है कि पोस्टपोन हो भी जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर कोरोना वायरस का इम्पैक्ट काफी ज्यादा है और हालात कोई सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। प्लस यूएसए सबसे ज्यादा हिट है इस वक्त कोरोना वायरस के केसेस से। ऑफ कोर्स कोई भी कंट्री वाला वहां पे आना भी नहीं चाहेगा। Additionally, the US president has also proposed to expansion of G7 to be called G10 और G11। इसके अलावा जो एक और आश्चर्यजनक बात इनके मुंह से निकली वो ये है कि यूएसए प्रेसिडेंट चाहते हैं कि G7 को हम एक्सपैंड कर दें और अब एक नया जी बना लें, G10 बना लें या G11 बना लें। तो क्या है वो प्रपोजल, देखते हैं। The G7 or group of seven consists today of Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK and USA। एट द मोमेंट G7 कंट्रीज के अंदर कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है एंड यूएसए है। तो आप देख रहे हो यूरोपियन कंट्रीज हैं और इसके अलावा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो कि आपका जापान हो गया एशिया का और यूएसए हो गया अमेरिकाज का। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फॉर्म्ड इन 1975। 1975 में ये बनी थी एज एन इनफॉर्मल फोरम टू डिस्कस प्रेसिंग वर्ल्ड इश्यूज। तो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल बॉडी की तरह बनाई गई थी और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी वर्ल्ड के अंदर इश्यूज चल रहे हैं उसके ऊपर हम डिस्कशंस करें, डेलिब्रेशंस करें। इनिशियली इट फोकस्ड ऑन द इकोनॉमिक इश्यूज। तो इनिशियली सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज पे बात की जाती थी, ट्रेडिंग के इश्यूज पे बात की जाती थी और जो मेन फोकस होता था वो पैसा होता था। But later it focused on several challenges such as oil crashes of 1970s, terrorism, arm control, drug trafficking, etc. लेकिन बाद में जैसे जैसे इसका वर्चस्व बढ़ता गया तो हमने देखा कि इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ों को भी इंक्लूड करने लग गई है। जो डिस्कशंस होती थी, डेलिब्रेशंस होती थी, तो ऑयल क्रैशेस को भी इन्होंने देखा, टेररिज्म को भी देखा, आर्म्स कंट्रोल किस तरह से किए जा सकते हैं, ड्रग्स को किस तरह से रोका जा सकता है, ड्रग स्मगलिंग को किस तरह से रोका जा सकता है, इन चीज़ों को भी इसमें इंक्लूड करना शुरू कर दिया। तो ये G7 कंट्रीज आप देख सकते हो मैप्स के साथ। तो ये कनाडा का मैप है, ये फ्रांस का मैप है, ये जर्मनी का मैप है। तो ये अगेन अमेरिकाज में हो गया, ये दोनों यूरोप में हो गए, इटली अगेन यूरोप में हो गया, फिर जापान एशिया में हो गया, यूके अगेन यूरोप में हो गया एंड यूएसए अगेन अमेरिका कॉन्टिनेंट में हो गया। द ग्रुप डज नॉट हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो ये आपको प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट बन सकती है। G7 वॉज रिसेंटली इन न्यूज एंड उसके अंदर आपको ए पार्ट दे दिया या ए स्टेटमेंट दे दी कि द ग्रुप हैज अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये गलत हो जाएगा। सो देर इज नो फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और एंड नो फिक्स्ड हेडक्वार्टर्स। ना ही कोई हेडक्वार्टर है, ना ही कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो डिसीजन टेकन बाय द लीडर्स ड्यूरिंग द एनुअल समिट्स आर नॉन बाइंडिंग। और इसके अलावा जो फैसले होते हैं वो भी नॉन बाइंडिंग है। तो जो भी फैसला हुआ उस डिस्कशन में, उस डिलिब्रेशन में, किसी कंट्री को फॉलो करना है तो करे, नहीं करना तो ना करे। तो इसलिए ये चीज क्या है, नॉन बाइंडिंग है, वॉलंटरी है। G7 nations meet at annual summits that are presided over by the leaders of the member countries on a rotational basis। और जो मीटिंग्स होती हैं वो एनुअल होती हैं, एनुअल समिट्स होते हैं। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? प्रिजाइडिंग रोटेशनल बेसिस पे कंट्रीज चेंज करती रहती हैं। तो सपोज करो आज यूएसए का हो गया, कल कनाडा का हो गया, उसके बाद इटली का हो गया। तो इस तरह से रोटेशन बेसिस पे चेंजेस करते रहते हैं कि कौन प्रिजाइडिंग ओवर हो, प्रिजाइडिंग
लीडर होगा। The host country not only holds the G7 presidency but also sets the agenda for the year. तो जो भी कंट्री होस्ट होता है, जैसे इस बार का होस्ट कौन है, यूएसए है, तो उसके पास है कि उसने क्या एजेंडा या क्या हमने टॉपिक डिस्कस करना है इस बार मीटिंग के अंदर, और इसके अलावा कहाँ पे वो मीटिंग करनी है। तो मतलब कि यूएसए की मर्जी है कि वो कहाँ पे मीटिंग करना चाहता है, तो इन्होंने कैंप डेविड में करने का सोचा, और क्या एजेंडा रखना चाहता है वो भी यूएसए ही डिसाइड करेगा। तो द होस्ट कंट्री होल्ड्स द G7 प्रेसिडेंसी, कहाँ पे उसने होल्ड करना है, एंड सेट्स द एजेंडा फॉर द ईयर। It also gets chance to initiate dignitaries from outside G7 to attend the summit. इसके अलावा आउटसाइड कंट्रीज को भी, जो G7 के अंदर नहीं फॉल करते, उनको भी बुलाने की पावर दी गई है होस्ट कंट्री को। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्टैटिक क्वेश्चन से, और यहाँ से आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही क्वेश्चन आ सकते हैं। स्पेसिफिकली प्रीलिम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई G7 में आपको इनमें से कोई भी फैक्चुअल लाइन जो है एक दे देगा, और इसमें से पूछेगा भाई इनमें से इनकरेक्ट बताओ, या चारों के चारों दे देगा और पूछेगा कि इसमें से करेक्ट बताओ। तो ये चारों के चारों पॉइंट्स आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। Next, the groundwork for the summit, including the matters to be discussed in the following follow-up meetings, is done by the Sherpas. तो Sherpas रखे होते हैं जो कि सारा का सारा ग्राउंड वर्क करते हैं, जो मैटर डिस्कस होना है, उसके बाद फॉलो अप मीटिंग्स क्या होनी है, क्या कैसे डिस्कशन होगा, सारा का सारा जो अरेंजमेंट या मैनेजमेंट है वो करते हैं, उनको हम शेरपास बोलते हैं। जो शेरपास हैं, दे आर जनरली पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स और द मेंबर ऑफ डिप्लोमेटिक स्टाफ सच एज एम्बेसडर्स। तो या तो कोई पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है जो शेरपास का काम करते हैं, या फिर एम्बेसडर्स वगैरह भी हो सकते हैं जो कि डिप्लोमेटिक स्टाफ होता है किसी भी कंट्री का। The proposed expansion as suggested to inclusion of India, Australia, South Korea and Russia in the grouping of the largest advanced economies. तो अगेन अब जो यूएसए ने कहा है, उन्होंने 4 कंट्रीज की बात की है, तभी उन्होंने कहा G10 या G11। तो 4 कंट्रीज उनके दिमाग में है जिनको इंक्लूड करना चाहिए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड रशिया। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि ये तीनों की चारों के चारों जो कंट्रीज हैं बहुत एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, और जीडीपी के हिसाब से भी बहुत ज्यादा शेयर रखते हैं। तो आपको पता है साउथ कोरिया टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है और पैसे के हिसाब से भी काफी ज्यादा रिच है। रशिया अगेन डेवलप कंट्रीज में आता है। ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, ऑल्दो पैसे के हिसाब से थोड़ा कम है, बट काफी ज्यादा डेवलप है, काफी अच्छी इकोनॉमी पावर है। और इंडिया इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है, लेकिन डेवलपमेंट में हम थोड़ा सा अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, जिसके कारण हमारे यहाँ पर हेड या पर पर्सन अगर हम कैपिटल देखें तो कम है। तो कहीं ना कहीं लेकिन हम इकोनॉमी के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसीलिए इसको एक्सपेंशन के अंदर इंडिया को भी इंक्लूड करना काफी ज्यादा रिलेवेंट लग रहा है। एंड जो इसमें चौंकाने वाला पॉइंट है वो रशिया है, क्योंकि हमें पता है कि रशिया को यूएसए ने ही सैंक्शंस लगाए थे, यूएसए ने ही बेसिकली G7 से बाहर किया था, वो हम अभी आगे देखते हैं। The existing G7 has been called an outdated group। तो अभी जो G7 है उसको कहा गया है कि ये outdated groups है, क्योंकि इसके अंदर emerging economies नहीं है। It is an outdated group of countries as it does not include emerging economies of the world, and thus it is believed that group does not follow the current world order। तो क्योंकि इसके अंदर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो बड़ी इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, उसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो एक करंट वर्ल्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट नहीं करता, और इसका कोई फायदा नहीं रह जाता, क्योंकि इसके अंदर आप कुछ भी डिसाइड कर लो, अगर वो मेजोरिटी जो इकोनॉमीज हैं उनका कोई से ही नहीं है, उनके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं रह जाता। तो जो G7 है उसकी रेलिवेंस जो है वो आज की डेट में नहीं है। तो ये कहने का मतलब है, तो आउटडेटेड ग्रुप है, इसकी कोई रेलिवेंस नहीं है। सो बेटर है या तो इसको अबैंडन कर दिया जाए या फिर इसको एक्सपैंड कर दिया जाए, ताकि इसमें इमर्जिंग इकोनॉमीज को हम ऐड कर सकें। इट इज अनक्लियर दैट द प्रपोज एक्सपेंशन विल बी परमानेंट और टेम्परेरी। लेकिन ये नहीं बताया गया है कि जो एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो टेम्परेरी बेसिस पे करना चाहते हैं या परमानेंट बेसिस पे करना चाहते हैं। तो अगर तो आप परमानेंट बेसिस पे कर रहे हो तो इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाएगा G7 का, और अगर टेम्परेरी कर रहे हो तो आप सिर्फ थोड़े टाइम के लिए कर रहे हो। सो बेसिकली आप कह सकते हो कि आप चाइना को काउंटर करने के लिए कर रहे हो। द प्रपोजल टू रीएडमिट रशिया, ये इंपॉर्टेंट है, रीएडमिट रशिया का क्यों हुआ है? तो इसलिए हुआ है क्योंकि यूएसए कहीं ना कहीं कॉर्नर करना चाहता है चाइना को। तो रशिया को भी अगर अपनी साइड में ला लोगे तो चाइना अलग थलग पड़ जाएगा, और लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा बाकी कंट्रीज पे वो अलग चीज है, क्योंकि द प्रपोजल टू रीएडमिट रशिया इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस फ्रॉम अदर G7 कंट्रीज। क्योंकि अदर G7 कंट्रीज जो है वो रशिया से खुश नहीं है, क्योंकि रशिया ने क्या किया था, रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला जो है, क्रीमियन जो रीजन है उसको अनेक्स किया था, वो अभी हम आगे देखेंगे। अच्छा, दूसरा, रशिया को चाइना का अलाय समझा जाता है, तो अगेन G7 कंट्रीज इस बात से भी शायद थोड़ी नाखुश हो। अच्छा, G7 का G8 होता था पहले, ठीक है, और जब ये स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 1997 के अंदर रशिया जो था वो मेंबर बन चुका था, तो G7 G8 हो गया था, फिर अब दोबारा से G7 हो गया जब क्रीमियन पेनिनसुला की लड़ाई हुई। The group returned to being called G7 after Russia was expelled as a member in 2014 following the latter's annexation of Crimea from Ukraine। So अब ये इंपॉर्टेंट बात है, तो G7 पहले था,
उसके बाद 1997 में रशिया ऐड होता है, फिर 2014 में रशिया चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज स्पेसिफिकली यूएसए कह रहा है कि रशिया ने क्रीमिया को हथिया लिया, रशिया ने क्रीमिया पे कब्जा किया है। लेकिन रशिया क्या कहता है? रशिया कहता है कि हमने वहां पे रेफरेंडम कराया था और वहां पे लोगों ने सपोर्ट किया कि हमें रशिया के साथ मिलना है, यूक्रेन के साथ नहीं रहना। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक है, क्रीमिया का क्या मसला था। तो उसके ऊपर अगर आप चाहोगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, नीचे कमेंट्स में डाल देना। इस पे सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। बट ओवरऑल मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो क्रीमिया है उसके अंदर जो एक ऑटोनॉमी की तरह था कि यूक्रेन का वो ऑटोनॉमस हिस्सा था, उसके अंदर अपनी सेपरेट पार्लियामेंट वगैरह होती थी। तो उसके अंदर जो था कहीं ना कहीं एथनिसिटी जो थी वो रशियन लोगों की ज्यादा थी, और रशिया कहीं ना कहीं वहाँ पे आप कह सकते हो कि फूक मारता था किसी तरीके से ये लोग वो अनरेस्ट क्रिएट हो जाए, कुछ हो जाए। उसके बाद जब एक अनरेस्ट क्रिएट हुआ, उस अनरेस्ट के बाद जो मेजोरिटी लोग थे वो रशिया को सपोर्ट करने लगे, एंड उसके बाद जब रेफरेंडम हुआ तो रशिया उसमें जीत गया। तो अगेन इसलिए वो रशिया का पार्ट बन गया, और 2015 या 16 में वो कम्प्लीटली रशिया का पार्ट बन गया क्रीमिया जो है। और क्रीमिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए, क्योंकि वो एक वार्म वाटर पोर्ट है, वहां पे आपको सारा टाइम पानी मिलता है जिससे कि आप ट्रेडिंग आराम से कर सकते हो। अदरवाइज जो रशिया की मेजर पोर्ट्स हैं वो जम जाती हैं विंटर्स के टाइम पे। तो ये आप लोकेशन देख सकते हो, ये सी ऑफ अजोव है, इंपॉर्टेंट है आपके मैप्स के हिसाब से। यहाँ पे रशिया आ गया, और यहाँ पे आपको क्या आ गया? यूक्रेन। और ये जो एरिया है ये है क्रीमिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लैंड से जुड़ा हुआ ये यूक्रेन के साथ है, यहाँ पे सी से जुड़ा हुआ कर्च स्ट्रीट, तो सी से जुड़ा हुआ रशिया के साथ है। तो लैंड बॉर्डर अगर हम देखें तो क्रीमिया यूक्रेन के साथ ही बना रहा था, लेकिन अब ये जो है ये रशिया का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि इसमें रेफरेंडम हुआ था जिसको ऑफ कोर्स यूएसए नहीं मानता। यूएसए कहता है आपने फोर्स्ड ऑक्यूपेशन किया था। तो अगर रशिया कहता है कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। यूएसए कहता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं था, अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे थे तो आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी को रेफरेंडम को ज्वाइन करने क्यों नहीं दिया? रशिया इस बात का कोई जवाब नहीं देता। इसके अलावा हमारे पास कुछ एविडेंसेस भी हैं, जैसे कि मास्क सोल्जर जो थे रशिया के वो प्रेजेंट होते थे क्रीमिया वगैरह में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सब चीजें हम डिटेल में करेंगे। अगर आपको क्रीमिया का अलग से टॉपिक करना है तो आप नीचे कमेंट्स में बता देना। नेक्स्ट आता है, इंडिया हैज अटेंडेड G7 समिट इन 2019 इन फ्रांस एज स्पेशल गेस्ट। तो जैसा कि हमने बताया कि जो भी होस्ट कंट्री होता है उसकी मर्जी होती है कि वो किसी नॉन G7 कंट्री को बुला सकता है। तो इंडिया को बुलाया गया है पहले भी, यस बुलाया गया है। तो ये स्टेटमेंट आ सकती है कि इंडिया हैज नेवर बीन कॉल्ड इन एनी G7 समिट। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें पहले भी बुलाया है, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने 2019 में ही बुलाया था। इसके अलावा जब G8 था उस टाइम भी हमें बार बार कई बार बुलाया गया है। और जो चाइना है वो G7 का मेंबर नहीं है, डिस्पाइट बीइंग बिगेस्ट पॉपुलेशन और काफी बड़ी इकोनॉमी। तो सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, फर्स्ट बिगेस्ट पॉपुलेशन है, फिर भी चाइना को इसका मेंबर नहीं बनाया जाता। एंड ऑफ कोर्स इसका रीजन वही दिया जाता है कि चाइना के अंदर भी पर कैपिटा जो वेल्थ है, पर पर्सन जो वेल्थ है वो बहुत कम है। कुछ लोग बहुत अमीर हैं, सरकार बहुत अमीर है, लेकिन एडवांस इकोनॉमी के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि सभी लोगों के अंदर इक्वल लगभग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, सभी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हाई हो, और ओवरऑल कंट्री जो है वो डेवलप्ड हो। तो वो चीजें, वो रिक्वायरमेंट चाइना मीट नहीं करता, इसलिए चाइना को मेंबर नहीं बनाया जाता। तो सेम चीज कहीं ना कहीं इंडिया पे भी अप्लाई होती है। The expansion of G7 has been believed to be a plan to unite all the traditional allies to deal and assertive diplomacy of China, against China. तो अगेन जो मुद्दा है वो यही है कि चाइना को हमें कॉर्नर करना है। तो अगर आप रशिया को भी मिला लेते हो, इंडिया को भी मिला लेते हो, और साउथ कोरिया वगैरह को भी मिला लेते हो, तो सारे के सारे जो मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड हैं वो यूएसए की साइड हो जाएंगे और चाइना कॉर्नर हो जाएगा, जिसके कारण हम चाइना को टैकल कर सकेंगे, चाइना के खिलाफ एक कंबाइंड डिप्लोमेटिक एफर्ट कर पाएंगे। और यूएसए और चाइना की टेंशन तो हम देख ही रहे हैं, काफी ज्यादा चल रखी हैं। तो हांगकांग का इशू हमने डिस्कस किया था, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हो, तो वहाँ पे आपको मैं लिंक्स भेज दूंगा जिस भी चीज़ का लिंक चाहिए हो। तो हांगकांग का इशू हमने डिस्कस किया, ताइवान का हमने इशू डिस्कस किया। इसके अलावा कोविड-19 के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराता है यूएसए चाइना को। साउथ चाइना सी का हमने मैप डिस्कस किया था, तो साउथ चाइना सी के अंदर जो टेंशन है वो भी अगेन देखा हमने। फिर ट्रेड इशूज है, जो ट्रेड वॉर चल रहा है यूएसए और चाइना का, वो भी हमने देखा था। इसके अलावा हमने देखा था कि चाइना इंडिया के साथ भी पंगे लेता रहता है। सी वो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है, या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रखा है, या बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है, तो वो सभी चीजें कहीं ना कहीं यूएसए को भी परेशान करती हैं। Apart from G7 countries, the G20 comprises of Argentina, Brazil, China, Indonesia, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, South Korea and Turkey। तो आप देख सकते हो कि अगर G20 कंट्रीज की हम बात करें तो इसके अंदर और ज्यादा एक्सपेंशन हो जाता है। इसके अंदर लैटिन अमेरिका से एक मेंबर ऐड हो गया, अर्जेंटीना। अच्छा, उसके बाद आपका मेक्सिको हो गया सेंट्रल अमेरिका से, और बाकी आपका रशिया तो पहले ही हम इंक्लूड करके चले। अगर रशिया की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है, इसके अलावा लैटिन अमेरिका से ब्राजील भी आ रहा है, साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, साउथ कोरिया की बात हो रही है, इसके अलावा आपका साउथ अफ्रीका और टर्की भी आ रहा है। उसके बाद हम बिल्कुल ईस्ट में चले जाएं तो आपका इंडोनेशिया भी आ रहा है और सऊदी अरेबिया आ रहा है आपके
अरेबियन पेनिनसुला वाले एरिया से। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ को हम मौका दे रहे हैं और इसके अंदर वो कंट्रीज़ भी आ गई जो थोड़े से अभी बहुत हमसे भी ज़्यादा इंडिया से भी ज़्यादा नीचे हैं या लेस डेवलप्ड हैं या लेस प्रॉस्परस हैं। अगर शेयर इन ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो G20 कंट्रीज जो हैं ये 80% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी बनाती हैं। तो हर एक कंट्री आप देख रहे हो किसी ना किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, कोई ना कोई इनका एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसके कारण ये 80% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी बनाती हैं। और जो G7 कंट्रीज है उनका अगर हम वर्ल्ड शेयर देखें तो वो सिर्फ 40% रह गया है, क्योंकि इसके अंदर से जो मेजर इकोनॉमीज हैं वो चली गई हैं या फिर जो कंट्रीज बची हैं उनका इकोनॉमी इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो अगर आप प्रेजेंट G7 कंट्रीज को देखते हो तो उसके अंदर आपको जो प्रोमिनेंट इकोनॉमी के प्लेयर्स दिखते हैं तो वो यूएस से जापान वगैरह ही दिखते हैं, जर्मनी वगैरह दिखते हैं। और इनमें भी अगर हम देखें तो इंडिया काफी ज्यादा आगे क्लाइम कर रहा है और इंडिया जर्मनी को भी ओवरटेक कर सकता है जीडीपी में विद इन अ फ्यू इयर्स। लेकिन ऑफ कोर्स अभी कोरोना वायरस सिचुएशन के कारण कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, तो वो हमें देखना होगा। The rise of India, China, Brazil over the past few decades has reduced the G7's relevance। तो इंडिया, चाइना और ब्राजील की जो राइज हुई है पास्ट फ्यू कुछ दशकों के अंदर, उससे G7 की जो रिलेवेंस है वो कम हो गई है, जैसा हमने डिस्कस किया था। Thus, inclusion of the emerging economies like India, South Korea, etc. may extend the support of establishing equal levels for each country at a global level। तो अगेन इन कंट्रीज को अगर हम इंक्लूड करते हैं, इंडिया को, साउथ कोरिया को, तो इससे एक इक्वल लेवल की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है G7 कंट्रीज की दोबारा से बन पाएगी कि आप इतनी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहे हो वर्ल्ड की। The proposed expansion may also help G7 to be more representative institution than current G7, subsequently establish an equal platform at global level। और इसके अलावा एक इक्वल प्लेटफॉर्म की भी बात होगी कि इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंट्रीज भी बढ़ेगा। तो अभी हम देख रहे हैं ज्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड का ही रिप्रेजेंटेशन है, मेजोरिटी वेस्टर्न वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन है। तो एशिया के भी कुछ कंट्रीज का, प्रोमिनेंट कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा अगर आप इंडिया को इंक्लूड करते हो। तो लास्टली मैं आप लोगों को कुछ बेनिफिट्स बता दूं जो आप अगर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेंगे, और जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे है जैसे मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहला बेनिफिट तो है कि आप अपने फेवरेट टीचर से सीख सकते हो, यानी कि जो भी आपको टीचर पसंद है, जो भी एजुकेटर आपको पसंद है, जो भी शिक्षक आपको पसंद है, उसी से आप सारे सब्जेक्ट्स जो है वो कर सकते हो। तो आपके पास चॉइस ऑफ टीचर्स मिल जाता है, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग पे जाते हैं तो सपोज कीजिए वहाँ पे आपको पॉलिटी के टीचर अच्छे लगे लेकिन इकोनॉमिक्स से अच्छे नहीं लगे, तो आपके पास स्विच करने का ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पे आप अपने फेवरेट टीचर से सीख सकते हैं, और बहुत सारे ऑफलाइन टीचर्स भी हमारे अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, जैसे कि मृणाल सर खुद पढ़ाते हैं। तो उनसे अच्छा आपको इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाएगा। तो इस तरह से आपके पास चॉइस ऑफ टीचर्स हो जाती है। सेकेंडली, आपके लिए डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस लगाए जाते हैं, ताकि अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पे क्लियर कर सको। उसके लिए शेड्यूल होता है, आप अपने डाउट्स लिख के दे सकते हैं, और आपके जो टीचर्स हैं वो आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो आपका ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर हो जाता है, जिससे कि काफी ज्यादा बेनिफिट रहता है आपको चीजों को समझने में और याद रखने में। थर्ड, अगर मैं प्लस पॉइंट बताऊं तो एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। यानी कि अगर आपने सपोज कीजिए आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का पढ़ना, लेकिन आपको लगा नहीं मुझसे ये नहीं होगा, मैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन लेना चाहता हूँ, तो आप उसको भी स्विच कर सकते हो। तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है पूरी अनअकैडमी की लाइब्रेरी का। तो आप मल्टीपल टीचर से सेम कोर्सेज देख सकते हैं, और आप अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं। जिससे कि अगर सपोज कीजिए अगर आप दो ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हैं, तो आप दोनों ऑप्शन को स्टडी करके देख सकते हो, और उसके बाद अपना मन जो है वो पक्का बना सकते हो। तो आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना होता, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपका सब कुछ चलता रहता है। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि आपको रियल टाइम इंटरेक्शन मिलता है टीचर्स के साथ। तो आपका बिल्कुल लाइव वन टू वन क्लासेस होती हैं, जैसे कि आपके सामने ही टीचर्स बैठे हों, तो आप अच्छे से उसी समय वास्तविक समय पर बातचीत कर सकते हो अपने शिक्षकों के साथ। फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलती है, यानी कि आपको डेली एमसीक्यूज की भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। उसके बाद आपको प्रीलिम से पहले के लिए प्रीलिम बूस्टर टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। आपको पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। तो आपको हर तरह की अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज हमारे प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होती हैं। और इसके अलावा हर एक टेस्ट सीरीज के और हर एक थ्योरेटिकल चैप्टर के भी आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स दिए जाते हैं, जिससे कि आप देख सकते हो, जिससे कि आप अपनी रिवीजन कर सकते हो आसानी से। आपको खुद से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको डायरेक्टली अपने फोन में या टैब में पढ़ सकते हो, या फिर आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। सिक्स पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑफलाइन कोचिंग्स के अंदर जाते हैं, लेकिन आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट या कोई ना कोई पोर्शन जो है वो कह देते हैं खुद से कर लो, या फिर नहीं हो पाएगा, जिसके कारण फिर आपका वो काम रह जाता है। आपको अनअकैडमी पे इस तरह की कोई भी असुविधा नहीं होगी। आपका यहाँ पे पूरा सिलेबस जो है वो कवर किया जाता है। डेली क्लासेस होती हैं, टाइम टू टाइम क्लासेस होती हैं, और बहुत सारे ऑफलाइन कोर्सेज भी बना चुके होते हैं, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो अगर आपको किसी चीज़ में कोई डाउट रह जाए तो। एंड लास्टली अगर मैं बात करूँ तो आप सारी की सारी वीडियोस को
डाउनलोड करके रख सकते हो अपने पास और वॉच कर सकते हो ऑफलाइन। यानी कि सपोज कीजिए आप किसी ऐसे एरिया के अंदर रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा, या जैसे अभी साइक्लोन आया था तो ओडिशा के जो एरियाज हैं वहाँ पे इंटरनेट अफेक्ट हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, या आप किसी भी और रीजन से आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी सारी की सारी वीडियोस को, जो भी आपके रिलेवेंट टॉपिक्स हैं उनको डाउनलोड करके रख सकते हो, और आप जब चाहें उन्हें ऑफलाइन देख सकते हो, जिससे कि अगेन आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, और आपका अगेन आप पूरा का पूरा जो आपका स्टडी का टाइम टेबल है वो अफेक्ट नहीं होता, वो यूं का यूं चलता रहता है। तो दीज आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग अन अकेडमी प्लस। इसलिए आपको अन अकेडमी प्लस जो है वो जरूर ज्वाइन करना चाहिए। एंड अगर आप लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हो, बेसिकली आप अभी आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या अभी आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, अभी आप मन बना रहे हैं, तो आपके लिए जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन मैंने आपको पहले बताया था, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा सस्ता भी पड़ता है आपको, और सिर्फ 43,000 रुपीज़ के अंदर आपको 2 साल के लिए एक्सेस मिल जाता है पूरी अन अकेडमी लाइब्रेरी का।